अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से हरमुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। तवानाई की तिजारत का अहम रास्ता जो खलीज फारस को खलीज ओमान से मिलाती है। बराह रास्त सहूलियात पर हमले और ट्रांजिट नाकाबंदी, इसके इस दोहरे झटके ने इब्तदाई तौर पर आलमी सप्लाई को तकरीबन 2 से 4 मिलियन बैरल योमिया कम कर दिया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल दरामद कुनिंदा है। तेल की सप्लाई के खतरात से सबसे ज्यादा शदीद मुतासिर चाइना हो रहा है। महंगाई में इजाफा होगा ही होगा और हीटिंग के अखराजात हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और यूरोप और एशिया में तवानाई दरामद करने वाली मईशतों पर दबाव पड़ेगा। इंश्योरेंस कितना बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान पर इसका क्या असर ऑलरेडी पड़ चुका है, आगे कितना पड़ेगा। ये जंग सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक चलेगी। ग्लोबल सच पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका आयतुल्लाह खामनाई और ईरान की टॉप लीडरशिप को शहीद करने के बाद ये उम्मीद लगाए बैठा था कि ईरान के हौसले अब पस्त हुए के हुए, अफरा तफरी मच जाएगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हुआ इसके बरक्स। ईरान नताइज की परवाह किए बगैर अपने तमाम तर वसाइल के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब जबकि इसके नए रहनुमा उन्होंने आकर फैसला किया है कि आबनाए हरमूज को बंद कर दिया जाए और यहां से गुजरने वाले किसी भी टैंकर को उन्होंने कह दिया है, अल्टीमेटम दे दिया कि अगर वो गुजरा हम आग लगा देंगे। तो सोचिए कि वो सिर्फ दुनिया के 20% तेल के लिए रास्ता नहीं रोक रहे हैं, वो दरअसल अपने नुकसान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा वो इस आबी गुजरगाह पर, इस स्ट्रेट पर वो इन्हिसार करता है। उसकी तमाम तेल की बरामदात आबनाए हरमूज से गुजरती हैं और गुज़िश्ता बरस ये तकरीबन 1.7 मिलियन बैरल रोजाना थी। लेकिन उसके नए रहनुमाओं को अब अपनी मईशत के मफलूज होने की कोई परवाह नहीं है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है कि कुछ ऐसे लीडरान जंग की प्लानिंग कर रहे हैं बैठे, जिनके सर पे हर वक्त बॉम्ब्स बरस रहे हैं और उन्हें सर पे कफन बांधे हुए हैं। वो ये जानते हैं कि किसी भी वक्त उनका नंबर अगला हो सकता है। ये जो हालिया जंग है, इसमें सऊदी अरब और कतर में तेल और गैस की अहम तंसीबात पर हमले किए गए। इल्जाम ईरान पे धरा गया, उसने तरदीद की। बाद में पता चला कि मुसाद के कुछ एजेंट पकड़े गए हैं और इसराइली खुद ये करते फिर रहे थे। अब ये जो हमले हैं, इन हमलों को 2 मार्च 2026 के आसपास आबनाए हरमूज की जो बंदिश है उससे अगर जोड़ के देखा जाए तो इससे आलमी तवानाई की जो मंडियां हैं उनमें शदीद खलल पैदा हुआ है। सऊदी अरब में जो रास तनूरा रिफाइनरी है उसकी सलाहियत 5.5 लाख बैरल योमिया की है पैदावार की, और जो दुनिया की सबसे बड़ी और सऊदी अरामको के जेर इंतजाम एक बड़ी बरामद मरकज है वो। फिर 2 मार्च को ही ड्रोन की एक कोई इंटरसेप्शन के बाद मलबे से आग लग गई और एहतियाती उसके तौर पर ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए। फिर कतर में रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी है जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG का पैदावारी मरकज है। आलमी माया कुदरती गैस का तकरीबन 20% फराहम करता है, उसको ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कतर एनर्जी ने LNG और मुताल्लिका मसनूआत की पैदावार बंद कर दी। इन हमलों के बाद इराक का कुर्दिस्तान है और इसराइल ऑफशोर गैस फील्ड्स हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी एहतियातन ऑपरेशंस बंद या लिमिट कर दिए गए, जिससे तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में खलल पैदा हो गया। अब एक तरफ बंदिश हो गई, दूसरी तरफ आबनाए हरमूज में ये जो चोक पॉइंट है यहाँ पर इसकी बंदिश कर दी है, एक वहां पर पैदावार में खलल बढ़ गया है। तो जो आमतौर पर आलमी तेल का 20 से 25% है, 15 से 20 मिलियन बैरल योमिया, वो यहां से गुजरना बंद हो जाता है। और फिर खलीज फारस से जो LNG का एक बड़ा हिस्सा जाता है वो भी तकरीबन इतना ही 20 से 25% है, वो भी जाना बंद हो जाता है। 150 से ज़्यादा बहरी जहाज़ वो यहाँ फंस जाते हैं, लंगर अंदाज हो जाते हैं, जिससे सऊदी अरब, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत समेत बड़े प्रोड्यूसर्स की बरामदात इफेक्टिवली बंद हो जाती हैं। बराह रास्त सहूलियात पर हमले और
ट्रांजिट, नाकाबंदी, इसके इस दोहरे झटके ने इब्तदाई तौर पर आलमी सप्लाई को तकरीबन 2 से 4 मिलियन बैरल यौमिया कम कर दिया है। और फिर तनाज़े में शिद्दत आने से ब्रेंट क्रूड जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, वो 10 से 13% का इजाफा हुआ है, जो मुख्तसर तौर पर $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है, पहले 73 थी। इसी तरह जो कुदरती गैस की कीमतें हैं वो 50% से ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। तज्जियाकार जो है वो ख़बरदार करते हैं कि एक तवील तअत्तुल जो है वो ब्रेंट की कीमत में मज़ीद इजाफे का बायस बन सकता है। और इसके बाद फिर बाकी ज़िंदगी की जो बाकी चीज़ें हैं, महंगाई में इजाफा होगा ही होगा, नकलो हमल की जो और हीटिंग के अखराजात हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और यूरोप और एशिया में तवानाई दरामद करने वाली मईशतों पर दबाव पड़ेगा। अब इसका असर ये सोचने की बात है कि सबसे ज़्यादा किस बर्रे आज़म पर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फिर इसके बाद इसका असर किस मुल्क पर पड़ेगा, इंश्योरेंस कितना बड़ा फैक्टर है, क्या अभी भी लोग जा सकते, क्योंकि हर कश्ती को तो वो जाके रोकते नहीं हैं, लेकिन कितना बड़ा फैक्टर है इंश्योरेंस कि अगर कोई उनको कहे कि जी अच्छा हम साथ आपको जहाज़ देते हैं, एक बहरी जहाज़ देते हैं, वो आप क्रॉस करा देगा, क्या टैंकर का भी रिस्क, तब भी ये रिस्क लेंगे? इंश्योरेंस कितना बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान पर इसका क्या असर ऑलरेडी पड़ चुका है, आगे कितना पड़ेगा? ये जंग, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक चलेगी, क्योंकि जितनी देर तक ये जंग चलेगी उतना ज़्यादा पेट्रोलियम की मसनूआत पर फ़र्क पड़ेगा, महंगाई पर फ़र्क पड़ेगा। ये कब तक चलने की है। और यल्दा हकीम है, एक सहाफ़ी हैं, उनका एक अहम तजिया है, उनकी इसराइलियों से बात हुई है, वो इस बारे में एक बड़ी को दूर की कौड़ी ढूंढ के लाई है, वो भी आपके सामने पेश करूंगा। तो आज के प्रोग्राम में हुजूर इस सब पर बात होगी। तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान ज़रा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। 8 मार्च 2026 आज अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से हरमूज मुकम्मल तौर पर बंद है। तवानाई की तिजारत का अहम रास्ता तंग गुजरगा 33 किलोमीटर की फारस, जो खलीज फारस को खलीज ओमान से मिलाती है, इसके दरमियान है, और दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई और इसी कदर माया कुदरती गैस जो LNG है उसकी बरामदात का जरिया है। कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LNG बरामद कुनिंदा है। उसने ईरान के साथ जो अभी जंग हो रही है इसमें ड्रोन हमले हुए, और उसके बाद अपनी अहम तनसीबात जो हैं रसलफान में और मसीदा में, वो तमाम पैदावार उसने रोक दी है, और आलमी LNG की अब सोच लीजिए कि 20% सप्लाई को मुतासर कर दिया है। इसी तरह सऊदी अरेबिया की जो रस तनूरा रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, उस पर भी हमले हुए हैं। और इराक के इसके बाद कुर्दिस्तान और इसराइल के जो गैस फील्ड्स हैं उनमें एहतियाती तौर पर पैदावार रोक दी गई है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। ये रुकावटें 28 फरवरी से यकम से 3 मार्च 2026 तक शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, जिससे टैंकरों को रोक दिया गया है। इंश्योरेंस की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, और बरामदात की दोबारा रूटिंग जो है उससे ताखीर और अखराजात मजीद बढ़ गए हैं। अच्छा, आलमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है ना, इसकी वजह से फ़ौरन उनके ऊपर फ़र्क पड़ा। ये जो अचानक सप्लाई की कमी है, इसने पेट्रोलियम की कीमतों में शदीद इजाफा कर दिया है, जो इब्तदाई रद्द अमल से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट्स तवील रुकावटों के खौफ से निमट रही हैं। ये उतार चढ़ाव ना सिर्फ खोई हुई मिक़दार जो भी नहीं बन रही उसकी वजह से है, बल्कि जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम की वजह से भी है, जो हमलों के मज़ीद बढ़ने के खदशात से बढ़ रहा है। अगर खाम तेल की कीमतों की बात करूं तो आलमी मयार में ब्रेंट खाम तेल जो है वो तकरीबन $94 फी बैरल तक पहुंच चुका है, जो फरवरी के आखिर में $73 था। उससे 30% इजाफा हुआ है, और सिर्फ एक दिन में 8 से 9% की छलांग लगी। इसी तरह अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो भी $92 फी बैरल तक पहुंच गई है, जो एक सेशन में 12% इजाफा है। ये इजाफा हरमूज के जरिए रोकी गई बरामदात की अक्कासी कर रहा है, उसी को ट्रांसलेट कर रहा है, जहां इंश्योरेंस की वापसी और टैंकर्स की बंदिश से तेल की तरसील की कीमत रोजाना बढ़ती जा रही है। कुदरती गैस और LNG की बात करूं तो यूरोपीय TTF कुदरती गैस की कीमत इस हफ्ते 50 से 60% बढ़ गई है, जो 8 मार्च तक, अगर आज की बात करूं या कल की बात करूं 7 मार्च तक, तो तकरीबन 52 से 53 यूरो फी मेगावाट आवर तक पहुंच गई है, जो 2023 की तवानाई के बहरान के बाद सबसे बड़ा हफ्तावार इजाफा है। अमेरिका में हेनरी हब की कीमत $3.19 फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक पहुंच गई है,
जो 6% इजाफा है। LNG टैंकर्स के रेट्स 40% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। कतर की बंदिश से फौरी कमी पैदा हुई है और ख़रीदारी को जो ख़रीदार हैं उनको मुतबादिल तलाश करने पड़ रहे हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटें पहले से मौजूद हैं। अच्छा, अगर रिफाइंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो आलमी सतह पर रिटेल पेट्रोल की कीमत जो है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है और अमेरिका में औसतन आने वाले हफ्तों में 15 से 20% इजाफा इसमें मुतवक्के है। जब ये खाम तेल ये जो महंगा है ये रिफाइनरी से पहुंचेगा तो रिफाइंड ऑयल की भी वो जो पेट्रोल है उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। यूरोप और एशिया में गैस की कमी से हीटिंग ऑयल और बिजली की बिल्स बढ़ रहे हैं, जबकि खाद और मैन्युफैक्चरिंग जैसी तवानाई से वाबस्ता सनतों में भी कमी आ रही है। अच्छा, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इन रुकावटों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक कौन से हैं। ये बहरान तवानाई की दरामद पर मुनहसर ममालिक को गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर कर रहा है, ख़ास तौर पर एशिया में जहाँ फ़ारस ये जो खलीज फ़ारस है इससे 75% से ज़्यादा तेल और LNG की बरामदात एशिया में ही जाती थी। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्टिनेंट मुतासर हो रहा है वो एशिया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल दरामद कुनिंदा है। तेल की सप्लाई के ख़तरात से सबसे ज़्यादा शदीद मुतासर चाइना हो रहा है, जहाँ से इसके मशरिक़ वस्ता से 78% खाम तेल जो है वो हरमुज़ से गुजरता है, तो जो सनती पैदावार को उसकी सुस्त कर सकता है और दरामदी जो बिल्स हैं उनको भी बढ़ा सकता है। अलबत्ता इसकी मुल्की पैदावार जो है वो कोयला और काबिल तजदीद तवानाई का मुतनव्वे मिक्स है और दीगर ममालिक के मुकाबले में इसको कुछ रिलीफ हो सकता है कि मिल जाए। भारत और पाकिस्तान की बात करूँ तो LNG के मामले में इंतहाई कमज़ोर है। भारत कतर से 53% दरामदात पर मुनहसर है और जो इसकी तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत में बिजली की कमी का ख़तरा पैदा कर रहा है। पाकिस्तान जो कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से 99% LNG लेता है, वो इस ईंधन की जो इन्फ्लेशन है उससे उसका भी तवानाई का जो अदाइयों का बहरान है वो मज़ीद गहरा हो सकता है और महंगे मुतबादिल जैसे कोयला है उसकी तरफ माइल होने पर मजबूर होंगे, जिसका फिर उनकी हमारी मईशत पर एक अलग असर पड़ेगा। अच्छा, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने शेल बूम और कम खलीजी इन्हिसार की वजह से निस्बतन महफूज है, जो वहाँ बरामद कुनिंदगान को फ़ायदा पहुँचा रहा है। ये गैर यकसां असरात एक दिलचस्प जियोपॉलिटिकल मुतहरक को उजागर करते हैं, जबकि कलील मुद्दती जो अफरा तफरी है वो फ़िलहाल गालिब है। ये काबिल तजदीद तवानाई और मुतनव्वे सप्लाई चेन्स की तरफ आलमी तब्दीलियों को तेज़ कर सकता है, जो फ़ाल ममालिक के लिए तवील मुद्दती कमज़ोरी कम कर सकते हैं। तो हुजूर ये कुछ ओवरऑल सारी कहानी बन रही है। पूरी दुनिया में हालात बड़े शदीद ख़राब हैं और ये आबनाए हरमूज़ की ब्रूटल स्टेटिस्टिक्स हैं हुजूर। जब अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो मीडिया जंगी जहाज़ों को वो देखता है, लेकिन असल ताकत लंदन में उसके लाइड्स में अंडर राइटर्स के एक खामोश ग्रुप के पास है जिसे जॉइंट वॉर कमेटी कहते हैं। वो बहरी अफवाज की कमान नहीं करते, वो ख़तरे की कमान करते हैं और वो आलमी मईशत के लिए हतमी किल स्विच रखते हैं। जब जॉइंट वॉर कमेटी खलीज फारस को एक हाई रिस्क जोन करार देती है तो म्यारी शिपिंग जो पॉलिसी है वहाँ पर, इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो जो रेगुलर शिपिंग पॉलिसी है वो मेरी टाइम इंश्योरेंस पॉलिसी वो कलअदम हो जाती है। और फिर जो अगर आपने उसके बाद वहाँ पर मैरीटाइम एक्टिविटीज़ जारी रखनी है, जहाज़दारी जारी रखनी है, उसके लिए जहाज़ के मालिकान को इजाफी जंगी ख़तरे का प्रीमियम ख़रीदने पर मजबूर किया जाता है। पुरअमन वक्त में ये प्रीमियम जहाज़ की कुल लागत का तकरीबन एक छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन जिस लम्हे कोई हमला होता है तो ये शरह बढ़ जाती है। रातों रात एक ही ऑयल टैंकर का बीमा, उसका किराए की लागत जो है वो $50,000 से बढ़कर फी सफ़र कई $1 मिलियन हो जाती है। लेकिन असल हथियार कीमत नहीं है, ये मनसूखी की शिक्कत। जिस लम्हे कोई तनाज़ा बढ़ता है, समुद्री बीमा, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियां हैं, ये सिर्फ 48 घंटे के नोटिस पर कानूनी तौर पर अपनी कवरेज वापस ले सकती हैं। और ये ऐसी एक नफ्सियाती हिट करता है जिसका वो ये एक नफ्सियाती गेम है जिसका कि तेहरान फ़ायदा उठा रहा है। ईरान को आबनाए हरमूज़ को फिजिकल तौर पर ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हर एक जहाज़ को डुबोने की भी खुद ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ लंदन में ये जो अंडर राइटर्स हैं इनको खौफज़दा करने के लिए बस काफ़ी ख़तरा पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन पर कोई भी कॉरपोरेशन $200 मिलियन का टैंकर जो है वो बग़ैर बीमा कराए, बग़ैर उसकी पॉलिसी कराए, इतने बड़े असासे को खाम तेल के से लाद कर जंगी इलाके में नहीं भेज सकती। और ये फौजी ताकत से जंग नहीं है बल्कि प्रीमियम
जो है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके ज़रिए जंग है, आप फौजी ताकत से जंग नहीं कर रहे। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रूटल ब्लो बाय ईरान के वो इंश्योरेंस के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जनाब कीमतें कुछ बढ़ गई हैं, उनके बारे में आपको बता दूं, हर किसी को मालूम है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूं कि पाकिस्तान में जो 70 से 80% तेल और 100% LNG है वो हम कतर से लेते हैं। और 6 मार्च की रात को हमने कहा जी कि हम इजाफा कर रहे हैं अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत है उसमें। पेट्रोल की कीमत जो है वो 266 से बढ़ाकर 321 रुपये कर दी गई, 55 रुपये का इजाफा किया गया है, तकरीबन 220.7% इजाफा है। इसी तरह डीजल में भी इजाफा किया गया है, और सिर्फ डीजल में ही नहीं किया गया बल्कि आगे लाइट डीजल में भी किया गया, और फिर केरोसिन ऑयल के अंदर। तो हुजूर पाकिस्तान में तो बढ़ गई हैं कीमतें, और कुछ पता नहीं है कि ये जो इन्होंने बढ़ाया, इनके पास अभी वो क्रूड ऑयल आया नहीं होगा जो महंगे वाला, लेकिन जो है वो कहते हैं बस ठीक है, दिहाड़ियाँ लोगों की लग रही हैं तो लगाने दो, लोगों की चीखें निकलती हैं तो निकलने दो, रमज़ान का महीना है तो होने दो, बरकतों का महीना है तो होने दो, हमें तो अपने खांचे फिट करने हैं, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी के हमने वो लगाने हैं जनाब बोर्ड, लेकिन लोगों की हमने खाल भी उतारनी है। अच्छा, अब आपको मैं ये बता दूं कि ये कहानी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर कहानी कहाँ पहुंचेगी। अच्छा, ये कहानी जो है ना, ये यल्दा हकीम जो है एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी कुछ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है कुछ इजरायली सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो बात उनसे करके वो कहती हैं कि उन्होंने कुछ इस तरह की बातचीत उन्हें बताई है कि जो मंजरनामा है वो हुकूमत की तब्दीली का नहीं है, कि वो ना अभी ये नहीं चाह रहा, इसराइल को भी पता है कि वो regime change नहीं कर सकेगा। There will be no regime change in Iran. They described it, in a way that we've heard about other places that Israel has targeted, mowing the lawn, so smashing everything for a few weeks. और वो ये उनको भी इल्म है कि ये जो इन्होंने पंगा ले लिया है, ये इनको बहुत ज़्यादा इससे अगर कोई आप समझे कि कोई स्ट्रेटेजिक या लॉन्ग टर्म गोल्स मिलने वाले हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। जो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हो गई है और इतने लीडर्स की शहादत हो गई है, उनके लिए ये काफ़ी, और ये बड़क मार सकते हैं कि जी हमने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं, ये मुमकिन नहीं है कि, और उनको भी पता है कि वो रिजीम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो अगले चंद हफ्ते हैं इनके दौरान कोई बड़ी ऐसी कोई आपको सरप्राइज़ नहीं मिलने लगा, ईरान में हुकूमत की कोई तब्दीली नहीं होगी। उन्होंने इसे इस तरह बयान किया कि जिस तरह इसराइल के निशाना बनाए गए दीगर मकामात जो हैं, जिस तरह आप कहते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, उधर जाकर ऑपरेशन करते हैं, और उसके बाद वहाँ से कुछ हफ्तों के बाद निकल आते हैं, और उसके बाद उस इलाके को अगले 8-9 महीने के लिए, 1 साल के लिए पूछते नहीं। इसको वो कहते हैं लॉन मोइंग। लॉन मोइंग का मतलब होता है घास काटना। तो कहते हैं जी जिस तरह लॉन मोइंग होती है, घास काटते हैं, ये आते हैं, आके मारते हैं, वो सारे का सारा मलबा बनाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, और फिर उसके बाद अगले 9 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, साल के बाद आते हैं, और फिर दोबारा इसी तरीके से हर 7-8 माह के बाद, 10 माह के बाद आकर इसी तरीके से बमबारी करते हैं, लॉन मोइंग करते हैं और चले जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जनाब अभी फॉर फोरसिएबल फ्यूचर ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी रिजीम चेंज होने वाली है। ये यल्दा हकीम कह रही हैं कि उनकी इजरायली डीप स्टेट के किसी बंदे से बात हुई है, और वो उनको ये कह रहे हैं कि लग कुछ इस तरीके से रहा है कि जब ये ईरानी फिर दोबारा बुनियादी तौर पर दोबारा उभरते हैं, थोड़े से मुनज़्ज़म होते हैं, ख़ुद को दोबारा कायम करते हैं, तो फिर दोबारा लॉन मोइंग का एक सेशन चलेगी, फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा ये करेंगे, मारेंगे, वापस चले जाएंगे। और मुस्तक़बिल करीब में बुनियादी तौर पर इससे आगे कुछ बढ़ाने का नहीं है, उनका कोई इरादा नहीं है, कोई रहीम चेंज का इरादा नहीं किसी और, क्योंकि उनको पता है कि वो कर नहीं सकते। तो फ़िलहाल वो कहती हैं कि ये लॉन मोइंग ही है जो अभी आगे चलती रहेगी, और अगर ये मामला है तो उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि शायद और 1-आध हफ्ते के बाद, या हो सकता है 1 हफ्ते के बाद ये मामला कुछ ठंडा पड़ जाए, शायद कोई कहानी इस तरह की हो जाए कि मामलात कुछ नरमी की तरफ चले, या अपना हरमूज खुल जाए और कहानी फिर चल पड़े। और अगर ये हो जाता है तो फिर तो शायद ये जो रिस्पाइट है हमें कुछ मिल जाए, पेट्रोलियम मसनूआत और इनसे जुड़े जो फिर आगे महंगाई बढ़ेगी, फिर आमदोरफ्त के जो है वो उसके ऊपर आगे ईद आ रही है, लोगों ने घरों को जाना था, मैं देख रहा था कि वैगनों के किराए, हर चीज़ के किराए बढ़ गए हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट फेज़ फॉर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, और ख़ास तौर पर हमारे लिए। इसलिए दुआ कर रहे हैं जनाब कि ये अल्लाह करे कि मामला जल्द से जल्द हल हो जाएं, ईरान के लोगों के लिए, खलीज के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, सब के लिए।
दुआ है कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।